हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, हमने सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है, जिसमें हमने गत वर्ष के प्रश्नों को शामिल किया है व उससे संभावित प्रश्नों को शामिल किया है। आइए इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं हम दूसरे प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जानेंगे, जिसके आधार पर संभावना रहेगी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्रम में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। आपके लिए स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा है, मैं प्रश्न आपके लिए रीड कर रहा हूँ एक बार। प्रश्न ये है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, अर्थात कि ऐसी कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवा। चूँकि हम सीडीपी के अंतर्गत इन्हीं तीन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं कि इन तीन अवस्थाओं में से किस अवस्था में सबसे अधिक विकास हो चुका होता है या हो जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बाल्यावस्था, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था और डी ऑप्शन है हमारा प्रौढ़ावस्था। देखिए, पहले तो उन विकल्पों को देखते हैं जो विकल्प हमारे क्या है, गलत हैं। तो प्रौढ़ावस्था का अध्ययन तो हम इसमें करते ही नहीं है, ये हमारा वैसे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और क्या है हमारा कि बाल्या, शैशवा या किशोरा। तो भाई सबसे अधिक जो बुद्धि का विकास होता है हमारा किस में होता है भाई, तीसरी अवस्था है हमारी कौन सी, किशोरावस्था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी इज राइट आंसर। देखिए पहली कौन सी आती है हमारी, पहली होती है क्रम में देखें तो पहली शैशवा होती है, इसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था, इसके बाद आती है हमारी कौन सी, किशोरावस्था। हम यहीं तक अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है किशोर, फिर आपके लिए डॉट 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 दिया है पॉइंट कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो किस रूप में अनुभव हम कर सकते हैं। तो जैसा पहला ऑप्शन दिया है हमारे लिए कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, जो किशोर हैं वो किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, बचपन में उन्होंने जो काम किए क्या उनके प्रति या उनके अपराधों के प्रति जो डर है उसका। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, आत्मसिद्धि के भाव का। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा जीवन के बारे में परितृप्ति का। ऑप्शन डी कह रहा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। अब देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा है, चलिए आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए भाई। इनका कहना यह है प्रश्न का कि जो किशोर हैं वे किसका अनुभव कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो पहला हमारा ये बचपन में किए गए अपराध, भाई अपराधों के प्रति जो डर है उसका अनुभव नहीं कर पाता एक किशोर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग। बी क्या कहता है, आत्मसिद्धि के भाव, आत्मसिद्धि का भाव बच्चे में किशोर अवस्था में नहीं आता। ठीक, सी हमारा क्या है, जीवन के बारे में परितृप्ति, भाई जीवन के बारे में परितृप्ति या जीवन के बारे में ये कह सकते हैं कि भविष्य है, भविष्य से संबंधित चिंतन तो करते हैं लेकिन पूर्णता निर्धारण उसका नहीं कर पाते। तो डी हमारा क्या है, दुश्चिंता और स्वयं से परोपकार। स्वयं से परोपकार और दुश्चिंता का अर्थ ये है कि किशोर जो है, किशोर को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। देखो किशोर जो होता है हमारा, किशोर चाहता है कि मैं जिस समय समूह में हूँ, देखो समूह की भावना तो बाल्या की होती है लेकिन समूह का मुखिया बन के रहने की भावना किसी होती है भाई, किशोर की होती है हमारी। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो किशोर है हमारा, किशोर अपने व्यवसाय की जो चुनने की समस्या आदि होती हैं इनके कारण अधिक चिंतित रहने लगता है और धीरे धीरे क्या करने लगता है, दुश्चिंता का रूप ले लेता है कि भविष्य हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या कहता है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनका पूरा नाम स्टेनले हॉल है। इनका मानना यह है कि हॉल जो महोदय हैं, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति की। भाई हॉल ने बुद्धि की बात नहीं की, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, अधिगम में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा की भूमिका।
अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका भी होती है, देखो बुद्धि की भी भूमिका होती है अपनी, लेकिन यह हॉल का सिद्धांत नहीं है। हॉल का सिद्धांत है विकास संबंधी। हॉल क्या है? विकास संबंधी सिद्धांत है। तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका? रॉन्ग हो जाएगा। सी है मूल्यों का सिद्धांत, जो नैतिक मूल्य है, तो नैतिक मूल्यों के बारे में भी हॉल ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ऑप्शन हमारा सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या कहता है? किशोरावस्था का विकास। भाई बिल्कुल, जो स्टेनले हॉल महोदय हैं, स्टेनले हॉल महोदय ने अपनी जो पुस्तक थी 1904 में, 1904 में जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी एडोलसेंस पुस्तक में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया या जो बताया है वो हमारे किसके? किशोरावस्था के बारे में बताया है। अर्थात इनका मानना यह था कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। अर्थात जो हॉल का सिद्धांत है वो हमारा किससे संबंधित है? ये किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों के साथ साथ जो विकल्प हैं हमारे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, हम उन विकल्पों का भी अध्ययन करते रहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है ये कि 14 वर्षीय देविका, ये कोई बच्ची है, उस बच्ची के बारे में कहा गया है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। अब प्रश्न को समझिए, ये कह रहा है कि 14 वर्षीय जो देविका है वह देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित, मतलब अपने से अलग, स्वनियंत्रित भावना की स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या चीज़? पहला, नियमों के प्रति घृणा। भाई देखो, बच्चा नियमों के प्रति क्या घृणा का विकास नहीं करता। ऑप्शन हमारा ये तो रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या कहता है? स्वायत्तता। तीसरा, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। चौथा है परिपक्वता। देखो परिपक्वता, चूंकि वर्ष कितना दिया है 14 है, तो परिपक्वता 14 में नहीं आती। परिपक्वता जो आती है वो लगभग किशोरावस्था तक आ पाती है या उसके अंतिम पड़ाव में आ पाती है। तो ऑप्शन हमारा डी तो वैसे रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब देखिए बचता क्या है? सी और बी। कह रहा है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। भाई अक्खड़पन नहीं होगा इसमें, हमारा सी भी रॉन्ग होगा। अगला कौन सा है? बी। 14 वर्षीय देविका जो है हमारी वो क्या है? वो स्वायत्ता। अब देखो स्वायत्ता क्या होता है? स्वायत्ता का अर्थ होता है कि अपने नियमों का या अपने आप को क्या स्वतंत्र फील करना, स्वतंत्र फील करना। तो कॉल सैनिक का एक कथन था कि जो किशोर होते हैं वो प्रौढ़ मतलब बुजुर्ग जो होते हैं, कि प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्यों? जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने को रोकते हैं। अर्थात जो कॉल सैनिक महोदय ने ये माना कि ये जो किशोर अवस्था का बालक होता है, किशोरावस्था का जो बालक होता है, ये बालक भाई जो प्रौढ़ हैं इनको अपने रास्ते की बाधा मानते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या चाहता है? स्वतंत्रता। बच्चा चाहता है स्वतंत्रता, कि ये क्या करते हैं? स्वतंत्रता का हनन करते हैं, मतलब उनके नियमों को तोड़ते हैं, ये उनको उनकी मर्जी के अनुसार स्वतंत्रता नहीं देने देते। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी हमारा राइट हो गया। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है आपके समक्ष, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भाई। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये दिया है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। बी है व्यवसाय की समस्या। देखो बी भी सही है, व्यवसाय की समस्या भी होती है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन। बिल्कुल भाई, बच्चा क्या है? बाल्यावस्था से किशोरा में पहुंचा है, बच्चा बाल्या से प्रवेश किया है किशोरावस्था में। अब दोनों में क्या है? समायोजन करना है, मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। ऑप्शन हमारा सी भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। भाई प्रतिकूल पारिवारिक संबंध का अर्थ होता है बच्चा चाहता है अपने अनुसार चलना, और परिवार क्या चाहता है कि भाई पारिवारिक नियमों के अनुसार चले। तो भाई दोनों में क्या था? संबंध स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा अपने आप को समायोजित कर लेता है। अर्थात ऑप्शन ए भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? उपरोक्त सभी। देखो प्रश्न का ये पूछा था कि संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो देखो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के रूप में भी प्रकट हो सकती है या होती है,
दूसरा ये है कि व्यवसाय की समस्या। अब व्यवसाय की समस्या जैसा कि किशोरावस्था में बताया था आपके लिए कि इस अवस्था में आके बच्चा अपने व्यवसाय से संबंधित चिंता करने लगता है, तो इस रूप में ही प्रकट हो सकती है। सी कहता है कि नई परिस्थिति के साथ समायोजन। बच्चा नई परिस्थिति के साथ जब समायोजन कर रहा होता है तो उसके इस रूप में भी क्या होगा, उसके संवेगों का प्रदर्शन होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्या है, उपरोक्त सभी मतलब निम्न में से तीन जो प्रकार दिए हैं, इन तीनों प्रकारों के रूप में संवेगों का क्या होता है भाई, प्रदर्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें, जो समय दिया हुआ है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार। ऐसी कौन सी अवधि है या कौन सी अवस्था है जिसमें जो विकास और वृद्धि है वो कहता है तीव्र होते हैं। तीव्र मतलब तेजी से होते हैं। पहला ये दिया हमारा मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, मध्य बाल्य एवं किशोरावस्था। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था जो है हमारी, यदि हम बात करें बाल्य, तो बाल्य की जो मध्य अवस्था होती है इसमें स्थिरता आती है। इसमें क्या आता है, बच्चा स्थिर होता है। जब मानसिक विकास हुआ गया, उसकी वृद्धि हुई, तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा रॉन्ग। बी ऑप्शन देखते हैं, किशोरा एवं वयस्कता मतलब वयस्क व्यक्ति। जो किशोरा जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ क्या होता है, तीव्रता तो होती है लेकिन वयस्क में नहीं होती। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं मतलब 18+ वाले, उनके अंदर नहीं होती। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा भाई, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाई बिल्कुल देखो, तीव्रता सिर्फ दो ही होती है, एक शैशवा में होती है, इसके बाद बाल्या में नहीं होती। फिर किसमें होने लगती है भाई, किशोरा में। मतलब बालक का शारीरिक व मानसिक विकास शैशवा में तेज रहता है और किसमें, किशोरा में तेज रहता है। लेकिन ऑप्शन सी में कर दिया हमारे लिए शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो देखो शैशवा का अर्थ ये कि 0 से 6, ठीक। अब प्रारंभिक बाल्य का अर्थ ये है कि लगभग 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 या 8। तो ये अवस्था ऐसी है कि यहाँ तक क्या होता है, बच्चे की जो विकास है शारीरिक या मानसिक, ये कैसे रहते हैं हमारे भाई, तीव्र रूप में रहते हैं या तेजी से होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ये कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। मैंने बताया जैसे कि इसका ये जो समय है ये आएगा हमारा किसमें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यहाँ तो होगा लेकिन मध्य वाले में क्या होगा भाई, मध्य वाले में विकास की गति हो जाती है हमारी धीमी। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बच्चे के उचित विकास को विकसित करने के लिए मतलब बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो पाए, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए कथन क्या कहता है। पहला सही है, अर्थात सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। कहने का अर्थ ये है प्रश्न का कि जो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ कैसा विकास, स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कथन है, पहला कहता है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। भाई देखो शारीरिक विकास आता तो है लेकिन उसके साथ अन्य गतिविधियां, अन्य क्षेत्र भी क्या होते हैं हमारे शामिल होते हैं, सिर्फ शारीरिक विकास नहीं आता पहले। अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। भी देखिए सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों, जैसे मैंने बताया अन्य क्षेत्र, अन्य पक्षों के साथ क्या होता है, अंतः संबंधित होता है। भाई बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑप्शन बी से हमारा ये कहता है सही है, विकास तब हो पाएगा जब उसका शारीरिक विकास ही क्या होगा, अन्य पक्षों के साथ क्या होगा, अंतः संबंधित होगा। अन्य पक्ष जैसे उसका वातावरण हो गया, ठीक है, उसका पोषण हो गया या उसके अन्य क्षेत्र हो गए। तो सिर्फ विकास ही नहीं होता कि अच्छा पोषण ना मिले, अच्छा वातावरण उसको ना मिले,
ऐसे का ना मिलने पर भी क्या होगा, उसका विकास एक सुनिश्चित रूप से नहीं चल पाएगा। ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी क्या कहता है, गलत है। देखो गलत तो किसी कंडीशन में होगा ही नहीं, अर्थात सी हमारा रॉन्ग। डी क्या कहता है, गलत हो सकता है, भाई ये भी रॉन्ग। तो सी और डी हमारे हो जाएंगे। एक शब्द से ही निकल के आता है, इनका अर्थ कि बच्चे के पक्ष में ही हो सकता है, विपक्ष में हमारा नहीं होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया है हमारे लिए, निम्न में से किसका मिलान सही है। जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है निम्न में से किसका मिलान सही है। पहला क्या है, शारीरिक विकास वातावरण का। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का। तीसरा है सामाजिक विकास वातावरण का। संवेगात्मक विकास और परिपक्वता का। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये कह रहा है किसका मिलान सही है। अब देखो पहला क्या है, शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित होता है। शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित, हाँ वातावरण से संबंधित होता है, लेकिन वातावरण के साथ साथ कुछ क्या होता है, वंशानुक्रम भी उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है या जुड़ा होता है। अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से। हाँ संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे वैसे संज्ञानात्मक विकास उसका बढ़ता है या हो पाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है उसके अन्य क्षेत्र भी, अन्य क्या जैसे उसके वातावरण भी ज़रूरी है भाई, सिर्फ परिपक्वता नहीं। मतलब आयु बढ़ जाने से संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता उसका, उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसका वातावरण भी है। वातावरण में रहेगा तो क्या होगा भाई, अच्छे गुणों को सीखेगा, ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या भाई, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या कहता है, सामाजिक विकास वातावरण। बिल्कुल सही बात है। जब तक बच्चा समाज में नहीं उतरेगा, वातावरण में नहीं जाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा क्या उसका भाई, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। चौथा है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। संवेगात्मक विकास परिपक्वता, भाई संवेगात्मक विकास होता तो है परिपक्व होने पर, लेकिन उसके लिए वातावरण ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सामाजिक के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि स्किनर ने और हैरीमन व्यक्ति जो थे, हैरीमन मनोवैज्ञानिक जो थे, इनका मानना ये था कि वातावरण और संगठित साधनों के रूप में कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास के दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कि जैसे बच्चा समाज में रहेगा और जैसे वातावरण में रहेगा, उस पर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला प्रश्न हमारा समक्ष दिया है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। चलिए आप इसका उत्तर कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न का अर्थ ये है कि भाई ऐसी कौन सा समूह है जिस समूह से बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। मतलब सबसे पहले तो ये ऑप्शन कहते हैं हमारा भाई बहन एवं अध्यापक। तो भाई सबसे पहले या शुरुआत में बच्चे भाई बहन तो रहते हैं साथ में, अध्यापक नहीं होता। अध्यापक तो कुछ समय बाद आता है उसके जीवन में। पहला गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या दिया है कि अध्यापक एवं साथी। देखो मैंने बताया आपके लिए कि पहले बच्चा क्या था, परिवार ही उसका विद्यालय होता है और माता पिता उसके क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो अभी अध्यापक तो आएंगे नहीं, ना साथी आएंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है, साथी एवं माता पिता। माता पिता तो होंगे लेकिन साथी बाद में आएंगे भाई। ऑप्शन हमारा सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या कहता है, माता पिता एवं भाई बहन। बिल्कुल सही बात है। देखो पहले माता पिता हैं, फिर भाई बहन आएंगे, उसके बाद साथी आ सकते हैं, उसके बाद विद्यालय आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, शिक्षक आएंगे उनके। अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका अर्थ ये है कि जो सबसे पहला समूह होगा या प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सबसे पहले किस समूह से सीखता है भाई, ऑप्शन डी यहाँ दिया है कि माता पिता एवं भाई बहनों का जो उसका समूह होता है, उस समूह से बच्चा सबसे पहले सीखना या अध्ययन करना स्टार्ट करता है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। अब ये मतलब ये बच्चा समाज में कब उतरता है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यालय पूर्व अवस्था में। पहले क्या दिया, विद्यालय
पूर्वावस्था में अर्थात विद्यालय जाने से पहले। दूसरा दिया है शैशवावस्था में, देखो शैशवा में तो होगा नहीं। पूर्व, तीसरा दिया है पूर्व बाल्यावस्था में, मतलब इसका भी यही है कि शैशवावस्था में। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है बी और सी तो यही गलत हो गए हमारे। ठीक, शैशवा में सामाजिक होता ही नहीं, बच्चा क्या परिवार में ही रहता है, वह समाज के नियमों को नहीं जानता भाई। ऑप्शन कौन सा दिया है, उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था का अर्थ होता है कि लगभग कितना, 9 से 12 वर्ष। देखो 9 से 12 वर्ष की आयु ऐसी होती है कि इस आयु में बच्चा समाज में जाना शुरुआत कर देता है या जाने लगता है। तो जो सामाजिक नियम हैं या सामाजिक नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों का, नियमों का विकास उसके अंदर 9 से 12 अवस्था, जो 12 की आयु है, इस आयु में इनका विकास या इसकी शुरुआत होती है। तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला कहता है शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। जो शिशु का भी सामाजिक विकास होगा, लेकिन वो निर्भर किस पे करेगा या किसके द्वारा हो सकता है हमारा। तो जैसे कहना दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह। तो सिर्फ प्यार और स्नेह से बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो जाता भाई। तो बी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहले हम उन विकल्पों को चयन करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। सी क्या कहता है, वह सीमा जहाँ तक बालकों के लिए कोई सीमा नहीं होगी भाई। वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में क्या हो, सक्षम हो। देखो ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं सक्षम तो हूँ, लेकिन सीमा ना हो। ठीक है, ए सभी। अब बी और सी है नहीं तो डी वैसे नहीं होगा हमारा, क्योंकि डी में क्या दिया, ए सभी। तो ए क्या कहता है हमारा, दूसरे से बातचीत करने के अवसर। बिल्कुल भाई सही। बच्चा जब दूसरों से बात करेगा, दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, आपसी अंतः क्रिया करेगा, संप्रेषण करेगा, इसके द्वारा ही उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। और इसमें क्या मिलना चाहिए बच्चे के लिए भाई, अवसर मिले इसका। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला प्रश्न दिया है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला क्या हमारा, वंशानुक्रम। दूसरा है परिवार का वातावरण। तीसरा परिवार की सामाजिक स्थिति। चौथा दिया हमारा उपरोक्त सभी। ये कह रहा मानसिक जो विकास होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब किन कारकों से प्रभावित होता है। देखो वंशानुक्रम, भाई देखो वंशानुक्रम से ही प्रभावित होगा। जैसा वंशानुक्रम मतलब इसके गुण आएंगे, उसी के अनुसार क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। अर्थात ऑप्शन हमारा ए भी सही होगा। बी क्या कहता है, परिवार का वातावरण। भाई बिल्कुल, जैसा परिवार का माहौल होगा, जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा, उसका मानसिक विकास उसी दिशा में होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि परिवार का यदि वातावरण कैसा अच्छा है, मतलब बच्चे के लिए अनुकूल है, सकारात्मक है, तो उस सकारात्मक दिशा की ओर क्या होगा, उसका मानसिक विकास होगा। यदि बच्चे के परिवार का वातावरण क्या हो हमारा, प्रतिकूल हो उसके या नकारात्मक हो, तब बच्चे का जो मानसिक विकास है वो क्या, लेकिन नकारात्मक निगेटिव वे में उसका विकास होगा हमारा। अर्थात इससे भी प्रभावित होता है। बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी राइट हो जाएगा हमारा। सी क्या कहता है, सी ऑप्शन बोल रहा है कि परिवार की सामाजिक स्थिति। भाई बिल्कुल, सामाजिक स्थिति कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति, कि बच्चे की जैसे सामाजिक स्थिति होगी उसके परिवार की, और उनकी जैसी होगी आर्थिक स्थिति, इसके आधार पर भी क्या होगा, उसका प्रभावित करेगा उसके मानसिक विकास को। ऑप्शन हमारा सी भी सही हो जाएगा। डी क्या कहता है, डी कहता है उपरोक्त सभी। बिल्कुल, अर्थात ये कि ये जो 3 कारक दिए हैं हमारे समक्ष, इन तीनों कारकों से क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा आपका। आई होप आपके लिए ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। मतलब ये है कहने का कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में बच्चे का भाई संवेगात्मक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। देखो पहली परिस्थिति क्या कहती है, पहली परिस्थिति कहती है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं के लिए सम्मान। ये सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है कि बच्चे के हित में कौन सा
विकल्प हमारा है। चलिए पहला ही पेंडिंग रखते हैं, अगले अगले जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों को देखते हैं। हमारा बी कहता है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। बच्चे को किसी प्रकार से हमें फोर्स नहीं करना है, बच्चा स्वतंत्र है, वह जो चाहे जिस प्रकार चाहे वैसे करे, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। सी कहता है बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए। अंकों का महत्व नहीं होता, महत्व होता है उसके लिए क्या, समझ में आना। महत्व इसे दिया जाता है कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि वह रट्टा मार के अच्छे अंक ले आए। सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात न इस परिस्थिति में अच्छा मानसिक विकास हो पाएगा, ना सी वाले में हो पाएगा। डी क्या कहता है, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। हाँ, कुछ हद तक ऐसा होता है कि बच्चे को उसके बौद्धिक मतलब ये मानसिक स्तर जो उसका है उस स्तर के अनुसार पढ़ाए, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावना क्या दिया है, सम्मान। भावना का अर्थ होता है कि बच्चे को अपनी बात रखने का क्या दिया है, उसे अवसर प्रदान किया जाए। भाई देखो मानसिक चौथा, अब आपके लिए ए और डी ये दोनों पेंडिंग लग रहे होंगे आपके लिए कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो डी क्यों नहीं होगा। डी के बता रहा हूँ आपके कारण, डी इसलिए नहीं होगा। डी में ये कहा गया है आपके लिए कि सिर्फ उसका मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हम अधिगम कराएं, तो लेकिन मानसिक स्तर के आधार पर अधिगम तो करा सकते हैं, लेकिन क्या पता उसके दिमाग में कोई प्रश्न आया, उस प्रश्न को पूछना चाहता है, आप अंतः क्रिया नहीं करने देते, सिर्फ मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे डी उतना अधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं होगी जितनी क्या होगी हमारी ए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दिया है हमारे समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो इनका कहने का अर्थ यह है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारक या कौन सा विकल्प है जो उसके संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है या उपयुक्त होता है। हमारा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं। देखो कोई भी सहभागिता नहीं करती है कि भाई अध्यापक कोई सहभागिता ना करें उसमें और क्या हो जाए, उसका संवेगात्मक विकास हो जाए, तो ऐसा तो देखो संभव ही नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या कहता है, कक्ष का नियंत्रण, मैंने बताया बच्चा होता है स्वतंत्र, तो उसे स्वतंत्र रहने देना है, ना कि उसे किसी प्रकार के नियंत्रण में रखना है। सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा भाई। डी कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी परिवेश का अर्थ यह है कि हो सकता है शिक्षक केंद्रित कक्षा हो, तो शिक्षक केंद्रित ना होकर कक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या कहता है कि कक्ष का प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित परिवेश ही क्या होता है, एक उत्तम होता है बच्चे के विकास के लिए, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या अन्य किसी क्षेत्र का विकास हो, अर्थात ऐसा माहौल हो जिस माहौल में क्या हो, बच्चा प्रजातांत्रिक के रूप में रहे, बाल केंद्रित के रूप में रहे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कहता है कि निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाएं होती हैं उनमें जो खेल पद्धति है ये किस पे आधारित होती है, ये बताना है हमारे लिए। बहुत बार हरियाणा टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी में प्रश्न आया है। सी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये, प्राइमरी का बहुत अधिक प्रश्न पूछा गया है, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखते हैं क्या है यही। निचली कक्षा में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, दूसरा यह है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तीसरा शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, चौथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। अब देखिए अब जो गलत है उन्हें निकालते हैं। सिर्फ शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के आधार पर नहीं है भाई, अर्थात हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग। शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों का पालन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पालन किसका होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, अध्ययन किया है, प्रयोग किए हैं, फिर अपने निष्कर्ष दिए हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारे लिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। फिर समझिए प्रश्न के लिए, कौन सा विकल्प ऐसा है जो विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से क्या करे, सूचित करे। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ध्यान, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। भाई देखो बिना विकास को ध्यान में रखे हुए अधिगम नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग।
बी क्या कह रहा है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो अंतः संबंधित तो होते हैं लेकिन अंतः निर्भर नहीं होते। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्या कहता है, कहता है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। देखो नहीं का तो ऑप्शन होगा ही नहीं वैसे ही। सी क्या कहता है, अधिगम की दर विकास की दर से अधिक होती है। अब देखो जैसे ए ऑप्शन दिया है हमारा, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी भी सही है। तीनों में ज़्यादा है कौन सा उचित है, तो ज़्यादा उचित कौन सा है हमारा भाई, सी है। कारण क्या है, देखो विकास से अधिगम का चलता है भाई आगे चलता है। जैसे आप समझिए इसके लिए, मान लीजिए बच्चा 10 वर्ष का है, ठीक, 10 वर्ष का बच्चा यदि चाहे तो वह 16 वर्ष वाले बच्चे के बराबर सीख सकता है, या उनके कुछ गुणों को सीख सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 10 वर्ष का बालक भाई 10 वर्ष के बालक के बराबर ही अधिगम कर पाए या उतना ही सीख पाए, नहीं होता है ज़रूरी। आप यदि उसको अगली कक्षा का अध्ययन कराएंगे तो अगली कक्षा के गुणों का अधिगम भी क्या होगा भाई, कर पाएगा। इसका अर्थ ये है कि गति की बात करें तो अधिगम की गति क्या होती है भाई, तेज होती है। किसकी तुलना में, हमारे जो विकास है उसकी तुलना में। पॉइंट क्लियर है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है भाई। प्रश्न संख्या हमारा कौन जो भी है 17वीं प्रश्न संख्या है। प्रश्न कहता है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले छात्रों की कक्षा से, मिश्रित आयु वर्ग वाले छात्रों की संख्या कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षा मिश्रित आयु वर्ग वाले छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा ज्ञान है जो शिक्षकों के अंदर होना ही चाहिए, किस कक्षा के, जो कि निम्न कक्षा के छात्र होते हैं उनके लिए। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है ये मायने नहीं रखता एक शिक्षक के लिए। बच्चा कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, कैसे भी सामाजिक आर्थिक स्थिति से हो, हमें क्या है उसको एक साथ समावेशी शिक्षा में लेके उसे पढ़ाना होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग। बी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा किसी भी सांस्कृतिक, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, हमारे लिए समावेशी शिक्षा का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के उसे क्या देनी भाई, शिक्षा देनी होती है। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है विकासात्मक अवस्थाएं, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण यही कि विकासात्मक अवस्थाओं को हमें देखना होता है कि बच्चा किस अवस्था में है, उसकी अवस्था के अनुसार ही हमें क्या करना, उसका अधिगम कराते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी देखते हैं उनके अभिभावकों का व्यवसाय, कोई मायने ही नहीं रखता व्यवसाय अभिभावक का कोई भी हो, अभिभावक मतलब पेरेंट्स कुछ भी करते हो ये मायने नहीं रखते। तो ऑप्शन हमारा डी भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। देखो जो सबसे शुरुआत की कक्षाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, नर्सरी कक्षा का, नर्सरी कक्षा में सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होगी। पहला कह रहा है मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। अब मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कौन आता है भाई, सबसे पहले आता है हमारा कौन, परिवार। परिवार के बाद ये अन्य क्षेत्र आते हैं, वो विद्यालय हो, हमारा पड़ोस हो, हमारे मित्र हो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई उसका परिवार। अर्थात ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अब देखो अगर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये भी हमारा, विकास और अधिगम के संबंध से संबंधित जो उनका संबंध होता है विकास का और अधिगम का, इससे संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है हमारे समक्ष। ये कह रहा है कि जो विकास अधिगम स्वतंत्र है, भाई स्वतंत्र तो होता ही नहीं है, अधिगम विकास से पीछे रहता है। अभी मैंने कहता है थोड़ी देर पहले कि विकास पीछे रह सकता है, अधिगम पीछे नहीं रहता। अर्थात बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहता है सी,
अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। हाँ, कुछ हद तक समानार्थक परिभाषित तो हैं, लेकिन क्या है, गति अलग अलग रहती है। अर्थात हमारा ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। जटिल का मतलब क्या है कि बड़ा ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाए हैं दूसरे के मध्य, कि एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, अर्थात अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगर अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, अब देखो क्या कहता है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, तो आपसे एक मांग की जाती है कि आप इस पे खरे उतरें। कौन सी? पहला कि कठोर अनुशासन बनाए रखें। भाई बिल्कुल नहीं, कक्षा में कठोर अनुशासन तो बनाना ही नहीं होता हमारे लिए। कठोर अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करोगे तो प्रयोग करेगा बच्चा तब जब अनुशासन कठोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा कठोर करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न का अर्थ ये है कि आप शिक्षण कर रहे हैं तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, ठीक है, ये कुछ मांग की जाती है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो कैसा करना चाहिए वो विकल्प दिए हैं हमारे समक्ष। तो पहला कहता है कठोर अनुशासन, जी बिल्कुल नहीं होगा। बी कहता है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशक युक्तियों का अनुकूलन करें। भाई बिल्कुल, जैसी युक्ति हो और किसके अनुसार, उसके स्तर के अनुसार उनका क्या जाए, अर्थात जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, उनके अनुसार ही क्या करे, जो शिक्षक है वो उसका अनुकूलन करे और साथ छात्रों के समक्ष उसे साझा करे। सिंपल ये कि भाई बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा जो है उनका पालन करते हुए बच्चे की मानसिकता, बौद्धिकता, पूर्व ज्ञान, उसकी रुचि आदि के आधार पर ही क्या करा, उसको शिक्षा प्रदान करे। बी हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन सी और डी देखते हैं। सी क्या कह रहा है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों को एक समान रूप से व्यवहार करें। भाई बिल्कुल नहीं, किसी की विकास अवस्था उच्च होगी, किसी के निम्न होगी, तो हमें यदि एक साथ उसका हम पालन करेंगे या एक समान उसको प्रशिक्षण करेंगे, संभव ही नहीं हो पाएगा। भाई संभव ही नहीं वो सीख पाए। ऑप्शन सी भी हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या कहता है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक, बिल्कुल भी नहीं, केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सार्वभौमिक विकास कराना होता है, मतलब सभी क्षेत्रों का क्या हो, उसका विकास हो। ऑप्शन डी भी हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बी ऑप्शन हमारे क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके समक्ष जिनका हमने आज अध्ययन किया। संभावित प्रश्न भी इसी प्रकार से आते हैं या ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। भाई चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।